हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक की बात करें तो वहां तक कोई इसके बारे में जानता ही नहीं था। सभी लोग यही जानते थे कि 326 बीसी में जब सिकंदर यहाँ आया था, उसके पहले यहाँ पे कोई सभ्यता विकसित थी ही नहीं। लेकिन बाद में राखाल दास बनर्जी की बात करें, दयाराम साहनी की बात करें, तो इन्होंने खोज करके ये दिखा दिया कि नहीं, सिकंदर के आने से पहले भी यहाँ पे कोई सभ्यता विकसित थी, जो कि बाद में आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी गई। आइए आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका की। तो अभी आपको मैंने बताया कि 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक तक इस सभ्यता के बारे में कोई नहीं जानता था। बाद में दयाराम साहनी दयाराम साहनी साहनी तथा राखाल दास बनर्जी ने खुदाई करके ये दिखा दिया कि नहीं, भारत में यानी कि सिकंदर के आने से पहले भी कोई सभ्यता विकसित। कालांतर में बात करें, कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप, के एन दीक्षित तथा अर्नेस्ट अर्नेस्ट मैके अर्नेस्ट मैके और जेपी जेपी जोशी के द्वारा जो अवशेष प्राप्त किए गए, यानी कि इन सभी, अभी मैंने बताया कि सौर्य मार्शल, माधव स्वरूप, के एम दीक्षित तथा अर्नेस्ट मैके और जेपी जोशी के द्वारा जो अवशेष की खोज की गई, उसके आधार पर इस सभ्यता का ही नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। इसके आधार पर इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। चलिए, और इसके आगे, खैर नामकरण यहाँ पे नहीं समाप्त होता है, आगे हम देखेंगे इसकी दूसरी जो कड़ी है नामकरण की, तो उसमें इसकी विशेष चर्चा करते हैं। नामकरण नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया क्योंकि सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के किनारे इसकी सभ्यता विकसित थी, जिसके कारण से इस सभ्यता का ही नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। यानी कि हम इस बात करें, सिंधु नदी तथा इसके सहायक नदियों के
किनारे इसकी सभ्यता विकसित थी, जिसके कारण जिसके कारण इस सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। लेकिन आगे हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि हम बात करते हैं लोथल में, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, बनावली तथा रंगपुर में कुछ ऐसे साक्ष्य या अवशेष मिले जिससे यह पता चला कि यह सभी शहर सिंधु घाटी की सभ्यता से अलग थे। यानी कि कुछ ऐसे साक्ष्य की बात करें, जैसे कि लोथल, रोपड़, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर में कुछ ऐसे साक्ष्य की प्राप्ति हुई या अवशेष की प्राप्ति हुई जो कि ये सिद्ध करते थे कि यह इसकी जो रेंज है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो रेंज थी, क्षेत्रफल थी, उस क्षेत्रफल से ही ये बाहर थे। अब अगर हम बात करते हैं इसको उतारना हो तो उतार सकते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ और है, जैसे कि ये अलग थे जिसके कारण से जो सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित थी, इसका नाम जो है, इसका नाम हड़प्पा रखा गया। हड़प्पा रखा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से अलग थी। और देखते हैं, अभी मैंने बताया कि लोथल, रूप और कालीबंगा और बनावली, रंगपुर में साक्ष्य मिले जो कि ये सिद्ध करते थे कि यह जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा रख दिया गया। क्योंकि हड़प्पा रखने का भी एक मकसद था, क्योंकि ये जितने क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों में हड़प्पा एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था, जिसके कारण से इस क्षेत्र का ही नाम हड़प्पा पड़ गया। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में मालदा था, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दामा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, और पूर्व की बात करें तो यह आलमगीर तक फैला हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है, और पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंदोर तक ये फैला हुआ था, जो कि अभी जो है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, पहले देखते हैं, ये उत्तरी भाग हो गया है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो उत्तरी भाग में देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो है मांदा था क्षेत्र, उत्तरी भाग में जो है मांदा था, जो कि कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। मांदा जो था
वह जम्मू कश्मीर में था। दक्षिणी भारत की बात किया जाए तो ये दायमाबाद था। दक्षिणी छोर की बात करें जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। पूर्वी भारत की बात किया जाए तो आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश इस समय। उसके बाद पश्चिमी भारत की बात करें तो ये सुतका गेंडोर था। सुतका गेंदोर ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो इसकी सभ्यता जो थी काशी युगीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता काश्य युगीन थी। अगला हम इसकी बात करते हैं तो इसकी विस्तार की चर्चा करेंगे तो ये इसकी विस्तार जो है भारत के अलावा भारत, पाक यानी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक था। यानी इसकी बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी सभ्यता काशीयुगीन थी। और इसकी विस्तार की बात करें तो भारत में भी थी ही, पाकिस्तान में भी फैला हुआ था और अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार जो है था फैला हुआ था। अगर इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें, टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग मीटर किलोमीटर था। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए तो यह 1100 किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात किया जाए तो 1600 किलोमीटर था। इसके आकार की बात किया जाए तो आकार त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार था। इसके आकार की बात किया जाए तो इसकी आकार जो है त्रिभुजाकार था। बात में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की आगे की चर्चा करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता अगर रेडियो कार्बन 14 C14 से इसकी काल की तुलना करें, यानी कि कब यह विकसित हुई है सभ्यता, तो इसकी बात करते हैं तो के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि यह सभ्यता 2500 BC से लेकर 1700 BC तक पूर्ण रूप से विकसित थी। विकसित थी इसका मतलब है। अब इसके बाद से जैसे कि अभी चर्चा हुई कि इसकी सभ्यता जो है कार्बन से एक पद्धति है जो कि पुराने अवशेषों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि यह कितने वर्ष पुराना है। तो उसी के आधार पर यह पता लगाया गया कि यह कितने वर्ष पुराना है। तो पता चला कि यह 2500 BC से 1700 BC तक जो है इसके जो है पूर्ण रूप से विकास था। लेकिन अगर बात करें नए जो खोज हुई है या खुदाइयां हुई हैं तो कुछ ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसे पता चल रहा है कि नहीं ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये 8000 वर्ष पुरानी थी, पहले की थी। यानी 8000 वर्ष पहले भी ऐसी सभ्यता विकसित थी। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य शहर जो थे, जैसे कि बात करते हैं मोहनजोदारो की।
तो यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे कंकाल मिले हैं, जिसके कारण इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है कंकाल मिले हैं, जिसके कारण से मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रजातियां रहती थी। तो सबसे पहले प्रजातियां की बात करें तो पहला है आपका भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। दूसरा वो बात करें तो प्लूटो ऑस्ट्रोलाइट था। प्लूटो ऑस्ट्रेलॉयड था। तीसरी बात करें तो तीसरा जो था आपका अल्पाइन था। तीसरा अल्पाइन। और चौथा की बात करें तो मोंगोलोइड था। यानी कि यहाँ पे 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। पहला जो है भूमध्य सागरीय, दूसरा जो है प्लूटो ऑस्ट्रोलाइड, तीसरा अल्पाइन और चौथा है मोंगोलाइड। चलिए अब आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर जो है आगे के टॉपिक्स हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नगर योजना। इसकी नगर योजना। नगर योजना। यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था नगरीय थी। नगरीय थी। दूसरी इसकी विशेषता थी कि यहाँ जितने भी भवन मिले हैं सभी पक्कों को मिले हैं। पक्के ईंटों के द्वारा बनाए गए भवन मिले हुए हैं। तो भवन पक्के ईंटों के बने हुए हैं। पक्के ईंटों द्वारा बने हैं। इसमें कुछ शब्द छोड़ करके जैसे कालीबंगा, कालीबंगा तथा रोपड़ को छोड़कर, रोपड़ को सॉरी रोपड़ नहीं, रंगपुर को छोड़कर, रोपड़ नहीं रंगपुर को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटें नहीं, यहाँ पे कच्ची ईंटों का जो है विस्तार मिला है, जिसके कारण से ये पता चलता है। बाकी सब में तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। आगे हम बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के आवास मिलते हैं। आवास मिलते थे, या उसके 2 प्रकार के आवास के भाग दिखाई देते हैं। पहला जो है आपका दुर्ग। इसमें जो है जितने भी शासक वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा जो है आवास की बात किया जाए तो यह अन्य जो शासक को छोड़ कर जितने भी अन्य लोग हैं वो उन लोगों के लिए था। ये अन्य लोगों के लिए था। अब हम बात करते हैं यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो नाल सबसे पहले हम नालियों की बात करें तो नालियां
सड़क के किनारे ढकी मिली है। घर के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर घर के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। गलियों की ओर खुलते थे। अगर हम बात करें नगर योजना की, तो इसमें देखेंगे नगर योजना, तो कालीबंगा तथा मोहनजोदाड़ो की नगर योजना एक समान थी। इसकी दोनों की नगर योजना की बात करें तो दोनों की नगर योजना एक समान देखने को मिलती है। अब वो जो चारों ओर से ये जितने भी शहर मिले हैं, सभी शहरों के चारों ओर से जो है किलेबंदी की गई है। किलेबंदी की भी व्यवस्था थी। आगे हम बात करते हैं कि जो ईंटों का जो जितने भी भवनों का निर्माण हुआ था, भवनों के निर्माण में जो एक पक्के ईंटें थे, पक्के ईंटों का अनुपात 4:2 और समन्वय 1, यानी कि लंबाई समन्वय चौड़ाई समन्वय ऊंचाई, इस प्रकार जो है इसका ये पक्के ईंटों का इस तरह से निर्माण होता था, जिससे जो है ये पूर्ण रूप से तैयार होते थे भवन। प्यारे दोस्तों, आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग जो है मेरे वीडियो को कम से कम 5 मिनट जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा और आपको फायदा भी करेगा। और मेरे उसके बाद जो है मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लेकिन पहले जो है जरूर कम से कम 1 से 2 मिनट जरूर आप देखिए। थैंक यू।